हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। तो आज शर्ट भी नहीं है, क्लास भी नहीं है और कोर्स भी नया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th। जिनको नहीं पता, जो नए आए हैं चैनल पे, वी रन अ चैनल बाय द नेम ऑफ लर्न करो क्लास 9 to 12th। अगर आप अभी आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको सारी कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपकी सॉल्व हो सके। ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद 9th and 10th का साइंस, जिसमें आपको साइंस और मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 11 में हमने बिजनेस स्टडीज और इको स्टार्ट कर दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। देखो यार, हम हमेशा कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। क्यों ऐसा हम क्यों देखते हैं? क्योंकि इससे हमें पता लगता है कितने मार्क्स के लिए हर टॉपिक या कहो हर चैप्टर कितने लिमिट तक पढ़ना है। क्योंकि यार एनसीईआरटी में बहुत डेप्थ में दे रखा है, और हम अगर कोई बुक साइड बुक ले, जैसे संदीप गर्ग ले या जितने भी सीबी सचदेवा ले, ये सारी बुक्स हमें रिकमेंड तो बहुत कुछ करती हैं, बट हमें रियलिटी में वो पढ़ना है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हर चीज एनसीईआरटी से पढ़ाई जाएगी, आपको अंडरलाइन करते देखते रहना है, ठीक है। तो यार ये पहली बात रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2021 सितंबर में हमने ये कोर्स स्टार्ट करा है। अक्टूबर एंड तक आई प्रॉमिस यू ये कोर्स हम खत्म कर देंगे। आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस इन सब में कवर हो जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आने वाले एग्जाम में वो भी कवर हो जाएंगे। परफेक्ट, सारी डिटेल दे दी है। अब हम बात कर रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर की। देखो यार, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो से। ऑब्वियसली क्लास 12 में जब पार्ट ए का चैप्टर 1 ही मैक्रो है, मतलब स्टार्ट ही मैक्रो से करना है, तो हम मैक्रो से करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इस सीरीज में ही हम चलेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा थ्योरी है यार। प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पे ये है कि अब देखो, ये भी 40 मार्क्स का है, ये भी 40 मार्क्स का है, और पता है आपको 20 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल है ही। तो 40-40 का इक्वल वेटेज है। पहले हम ये खत्म कर देंगे, ये मुश्किल से 1 महीने में खत्म हो जाएगी। बाकी 1 महीने में ये ज्यादा थ्योरी है, इसको हम ट्राई करेंगे जितनी जल्दी हो सके छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट कर सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स क्या है। इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो यार, जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, और आप प्लीज एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करो। उसमें आपको पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, उसमें आप क्विज भी जाके दे सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या है मैं बता रहा हूं एक बार। बेनिफिट्स ये है यार कि आप नोट्स वहां पे आपको सारे अवेलेबल हैं। इसके डिटेल्ड नोट्स हमने वहां पे अपलोड कर दिए हैं आप सबके रेफरेंस के लिए। फिर आप बात करो क्लासेस नोटिफिकेशन, ये क्लास अभी यहाँ हो रही है, इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी क्लास 12th जो एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड कर रखी है उनको मिल चुकी है। क्विजेस हम रख रहे हैं डेली, और वीडियो लेक्चर्स सारे कंपाइल हो गए। यार यूट्यूब में क्या है, हमारे साइड में एक लिंक चलता रहता है और हम देखते रहते हैं सजेशंस क्या आ रहे हैं, तन्मय भट्ट का अगला व्लॉग कौन सा आ रहा है, ये सब देखते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, मस्ती करना हमारा राइट है, बट एक सिस्टमैटिक वीडियो लेक्चर्स आपको वहां मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सारा वहां पे आपको अवेलेबल होगा। आप चाहो तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यार, फर्स्ट चैप्टर का जो जॉनर है, जॉनर मतलब जो लेआउट है, वो ऐसे कुछ दे रखा है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? सबसे पहले तो ये दे रखा है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर दे रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो, फिर दे रखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये पूरी सीरीज में दे रखा है, मैंने इनको 5 सब हेड्स में डिवाइड कर दिया। परफेक्ट। जिसमें हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और भी मेथड्स पढ़ते हैं हम, जिसमें हमारा बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो बहुत मैटर करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटीड होता है, ये तो हम करेंगे ही। फिर आ जाता है जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी क्या है, और लास्ट में आ जाता है जीडीपी एंड वेलफेयर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जीडीपी को तुम कैसे कंबाइन करके एक आंसर फॉर्म कर सकते हो। समझ आ गई बात? आज जो जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब क्या है, तो उसके पढ़ेंगे कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स कौन से हैं, या क्या टर्म पढ़ के हमें आगे इजी होने वाला है पढ़ने में मैक्रो इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस आपने नहीं देखा तो 11th क्लास की वीडियो जरूर जाके देखना, वो 12th क्लास में भी बहुत रेलेवेंट है। परफेक्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स।
आई एम नॉट जोकिंग ओवर हेयर, बट ये सेम मेथड हमने क्लास 11th के लिए भी यूज किया, क्योंकि 11th और 12th का माइक्रो और मैक्रो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एटलीस्ट डिफरेंसेस जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिनन। ध्यान से समझना इस बात को, ओवरऑल। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे रेफरेंस के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस दे रखी है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स दे रखी है। जैसे ये हमारी एक कंट्री है, ये बड़ी सारी कंट्रीज हैं। अब ये पूरा मिला के एक कॉन्टिनेंट बनेगा। अब ये जो एक कंट्री की इकोनॉमी है, इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉन्टिनेंट माइक्रो इकोनॉमी। समझ लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट जब हम सारी कंट्रीज को कंबाइन कर देते हैं, मतलब ओवरऑल, एक और इसका वर्ड होता है होल। जो ये होल होता है या ओवरऑल होता है, इन सब माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स को मिला के बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। इट इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। जितने भी गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं आपके, सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। जितने भी आरबीआई डिसीजन लेती है कि आपको रेपो रेट कम हो गया है, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है कंट्री के अंदर, अब ये बिल्कुल राइट टाइम आ गया है कि हम किसी और कंट्री से अपना पैसा उठाएं, तो ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन पार्ट है। ये टर्म्स क्या हैं, ये पर्टिकुलर टर्म्स क्या हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी तक ये समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक फॉर्मूला, परफेक्ट। इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट डिसीजन इसके ऊपर डिपेंड करता है। इनकम क्या है, हमारी कंट्री की इनकम रेट क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे उतनी अर्निंग्स होगी, जितनी अर्निंग्स होगी उतनी हमारी कंट्री की इनकम स्ट्रांग होगी। हमारी स्पेंडिंग पावर, जितना यार मैं पैसा कमाऊंगा उतना ही तो मैं स्पेंड करूंगा। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा, यही अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैं कम स्पेंड करूंगा। आप समझ रहे हो? तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ऐसे मेरे जैसे कंज्यूमर्स, मेरे जैसे प्रोड्यूसर्स, या अगर मैं किसी जगह जॉब करता हूं, जॉब सीकर्स, वैसे 100 अगर मिला दो, 1000 मिला दो, पूरी कंट्री के मिला दो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसलिए इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, मल्टीपल इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। समझ गए? सिंस मेजर सब्जेक्ट मैटर का मतलब स्पेशलाइजेशन। सब्जेक्ट मैटर जहां भी आपको वर्ड दिखे, इट मींस स्पेशलाइजेशन। इसकी स्पेशलाइजेशन किस में है? इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वो ही जो अभी समझाया कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट से वास्ता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिश्ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। समझ आ गई? माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हम आ रहे हैं, अब हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। ध्यान से आराम से सुनना इस स्टोरी को। बहुत टाइम पहले एक बहुत बड़ा फार्मर हुआ करता था। वो फार्मर है ये, इसका नाम है जॉन। लिख लो, मजा आएगा सुनने में। जॉन भाई साहब कहते हैं कि यार मैं फार्मिंग कर करके बोर हो गया हूं, मेरे को गांव से शहर जाना है कोई प्रोडक्ट बेचने, क्योंकि मेरे को पता लग रहा है वहां की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मोबाइल में भाई साहब सर्च करते हैं कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कैसे कैसे फार्मिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कैसे मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूं। वो ये बात कर रहे हैं, वो ये मोबाइल पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को। तो उनके पापा ने कहा भैया क्या करना चाह रहे हो तुम? उन्होंने कहा मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, वो कहीं बेचना है। ओके ठीक है, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल, हाँ, जैसे लेदर शूज होते हैं वैसे लेदर शूज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा? लेदर, या उसको सिलने के लिए थ्रेड, ये रॉ मटेरियल है। पर वो खरीदने के लिए क्या चाहिए? वो खरीदने के लिए चाहिए पैसा। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मनी। वी नीड मनी टू बाय वुड। अब इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं बताता हूं क्या है। भाई साहब को बेचना था शहर में जाके वुडन हैंडीक्राफ्ट वाली बास्केट्स। अब ये बास्केट्स बनने के लिए वुड चाहिए, वुड खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हमने यहां पे बात करी पैसा चाहिए। अब भाई साहब जब पैसे आ गए, उन्होंने वुड खरीद ली,
वुड खरीदने के बाद उन्होंने उस वुड को किसी फैक्ट्री में लगाया, उस वुड के साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया और फाइनली हमारी वुडन बास्केट्स बन गई। स्टोरी आगे समझ, बहुत सिंपल स्टोरी है और भाई साहब बहुत ज्यादा अमीर हो गए। अच्छी स्टोरी है, हैप्पी एंडिंग है इसकी। अब ध्यान से सुनना, जो ये मनी है इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कि मैंने किसी चीज को खरीदने में, किसी बिजनेस को ग्रो करने में इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ पैसों से नहीं होती। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप किसी लैंड को खरीद के भी कर सकते हो, या अपना कुछ और जमीन लगा के भी कर सकते हो, अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करके अपनी एक बिल्डिंग खड़ी करके कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ जब जितना बड़ा बिजनेस हो, इसमें क्या होता है, जितना बड़ा आपका बिजनेस होता रहता है लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं फॉर अ गुड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट से आता है रिटर्न, ठीक है। अभी हमारा टर्म क्या आया हमारे सामने, पहले इन्वेस्टमेंट। ये सबको आ गई बात समझ, पक्का। इन्वेस्टमेंट आया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट से क्या खरीदा, हमने खरीदा रॉ मटेरियल। ध्यान से समझना, ये हमारे की टर्म्स हैं। अभी मैंने बताया ना कि रॉ मटेरियल चाहिए हमें फाइनल गुड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फाइनल गुड बनाने के लिए। हमारी सारी डेफिनेशंस कवर हो गई। आपने इस स्लाइड में पढ़ा ना, देखो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, हमें कोई गुड बनाने के लिए किस गुड की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल गुड्स लिख सकते हो आप, रॉ मटेरियल गुड्स, ठीक है। फिर हम आ गए फाइनल गुड क्या है, इसको बोलते हैं फाइनल गुड। फाइनल गुड और फाइनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। फाइनल गुड या फाइनल प्रोडक्ट हमारा है वुडन बास्केट्स। आ गई बात समझ, हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ जाएगा। ऐसे स्टोरी से समझो यार, ज्यादा आसानी होगी समझने में, लिखने में भी ज्यादा आसानी होगी और आराम से लिख के आ भी जाओगे एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है, हो गया काम। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फाइनल गुड। हमें एक डेफिनेशन भी तो चाहिए भैया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि हमें एक डेफिनेशन दो। हमें समझ आ गया स्टोरी से क्या है, बट एक डेफिनेशन तो बताओ क्या है। तो डेफिनेशन ये है, अ गुड दैट फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम्स। जल्दी बताओ डेफिनेशन क्या है। A good that final consumer consumes is called a final good or a consumer good। अब consumer good के भी इन्होंने दो पार्ट बोल रखे हैं, दिखाता हूं कैसे। देखो consumer good के दो पार्ट बोल रखे हैं। एक तो हो गया कैपिटल गुड, कैपिटल गुड, और एक हो गया कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड, ठीक है। फाइनल गुड के दो तरीके के फाइनल गुड हो सकते हैं, कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड। इसको हम कंजम्पशन गुड भी बोलते हैं। अब फाइनल गुड क्या है, जो मैं फाइनली कंज्यूम कर रहा हूं। जैसे मैंने एक वुडन बास्केट बनाई, उसको मैं अपने घर ले आया और उसके अंदर मैंने फ्रूट्स रखे, तो वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल है ना। वैसे ही कोई रॉ मटेरियल है, जैसे हमने कोई केक बनाया, तो केक हमारा एक फाइनल गुड है क्योंकि उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। बट यही अगर बात करो कि मैं मैदा लेने गया, मैदा एक फाइनल गुड नहीं है, मैदा एक इंटरमीडिएट गुड है। वो एक रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम कुछ बनाने वाले हैं। भटूरे जिसको हम खाते हैं, भटूरे छोले बड़े पसंद है हम सबको, भटूरे जिसको हम खाते हैं वो है फाइनल गुड। और ये जो तेल है और हमारा क्या है, आटा है, मैदा है, ये सारा है इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड। और वैसा गुड जो एक फाइनल गुड को बनाने में लगता है। याद रखना है डेफिनेशन। वी यूज, फैब्रिक की जगह लिख दो, वी यूज इंटरमीडिएट गुड्स टू मेक समथिंग एल्स। हम किसी फाइनल गुड को बनाने के लिए किसी और गुड का इस्तेमाल करते हैं, उस गुड को कहते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट उठाई, एक गुड खरीदा, दो स्टेप हो गए, एक तीसरा स्टेप यहां भी है। जो तीसरा स्टेप है यहां पे फाइनल गुड हो रहा है, तो बीच में क्या है, इंटरमीडिएट गुड। आ गई बात समझ, परफेक्ट। अब हम आ गए इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन पे। हमें तो डेफिनेशन से मतलब है, डेफिनेशन सुनो फिर क्या है। द इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द फिनिश गुड्स। अभी बताया ना, तीन स्टेप है, इन्वेस्टमेंट उठाई, कोई रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड खरीदा और फाइनल गुड बना दिया। तो वो इंग्रेडिएंट ही तो, वो इंग्रेडिएंट मतलब जो हेल्प कर रहा है किसी फाइनल गुड को बनाने में। सॉल्ट का एक बहुत मेजर एग्जांपल दे रखा है। सॉल्ट
एक कंज्यूमर गुड भी है, एक इंटरमीडिएट गुड भी है। कैसे समझो? इंटरमीडिएट गुड इसलिए है बिकॉज जब कोई शेफ, कोई कुक सॉल्ट को लेता है तो वो अपनी डिश बनाने में उसको लगा सकता है। और यही जब मैं सॉल्ट लेता हूं, मैं यार आपको याद है पेपर और सॉल्ट हम डालते हैं अपनी डिशेस के ऊपर ऐसे डायरेक्टली, तो उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो सब्जियों में भी डल रहा है। सब्जियों में जब वो डल रहा है वो है इंटरमीडिएट गुड, पर जब हम उसको डाइनिंग टेबल पे डाल रहे हैं वो है कंज्यूमर गुड। आगे बात समझ बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स हमने बात करी कि कैपिटल गुड्स हो सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्या कह रही है एनसीईआरटी? कहती है कि कैपिटल गुड्स आर गुड्स यूज्ड बाय वन बिजनेस टू हेल्प अनदर बिजनेस प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। हमने यहां पे तो बात करी कि फाइनल गुड्स दो तरीके से डिवाइडेड है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। और डेफिनेशन ये कह रही है कि कैपिटल गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज्ड बाय वन बिजनेस टू हेल्प अनदर बिजनेस प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। तो मतलब ये भी यूज हो रहे हैं कंज्यूमर गुड बनाने के लिए ही। इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स की एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एंड हैव नो फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज। हाँ, कंज्यूमर गुड्स का कोई फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज नहीं है क्योंकि वो तो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उनका कोई आगे यूज नहीं है। वो तो हम खा के सेटिस्फैक्शन लेके बाय बाय कर देंगे, वो खत्म हो गए या उनको हम डेली यूज करते रहेंगे। वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कंज्यूम हो रहे हैं, वो किसी और प्रोडक्ट को बनाने में यूज नहीं हो रहे, ठीक है। कैपिटल गुड्स इंक्लूड्स आइटम्स लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड टूल्स। एंड एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर फूड, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स। ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया। कैपिटल गुड्स कुछ नहीं है, इंटरमीडिएरी गुड्स है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल गुड्स ही हमारे इंटरमीडिएरी गुड्स हैं। अभी तक हम सबको ये बात क्लियर हो चुकी है, बहुत इजी जा रहा है, बहुत सिंपल जा रहा है। हम एक कॉस्ट एलिमेंट की यहां पे बात करने वाले हैं। कॉस्ट एलिमेंट क्या है? एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि मैं जब कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, जैसे आप कहीं ब्रेड खरीदने गए तो वो ब्रेड का प्राइस किसका प्राइस है? फाइनल गुड का प्राइस है या वो कंबाइंड एफर्ट का प्राइस है? कंबाइंड एफर्ट मतलब एक ब्रेड को बनाने में या कोई बन बनाने में या कोई भी फूड आइटम बनाने में बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, तो हर किसी की कॉस्ट क्या हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करके एक फाइनल प्राइस पे आ रहे हैं या हम सिर्फ फाइनल गुड के प्राइस की बात कर रहे हैं? ये आप मेरे को जरूर बताना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज द कॉस्ट एलिमेंट ऑल अबाउट? इज इट अबाउट फाइनल गुड? क्या वो फाइनल गुड का प्राइस है या मल्टीपल इंटरमीडिएरी गुड का प्राइस है? आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है इनफैक्ट एक जगह, इसका आंसर बहुत बढ़िया है। एक ब्रेड का प्राइस क्या फाइनल गुड का प्राइस है या ब्रेड जिन कंपोनेंट से बनी है उन सब के प्राइस को हमने ऐड कर दिया उसका प्राइस है? परफेक्ट। नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉक और फ्लो पे। ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है। देखो यार, जब भी हम किसी के इनकम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल तेरी तनख्वाह कितनी है, तू कितना कमाता है, तो वो ऐसा थोड़ा बोलता है मैं 10,000 कमाता हूँ। 10,000 कब भाई? 10,000 महीने में, 10,000 साल में, 10,000 क्वार्टरली, या आप जब अपने स्कूल की फीस भरते हो तो ये पूछते हो ना कि भैया महीने की फीस कितनी है। जब आप ट्यूशन फीस भरते हो, जब आप जाते हो किसी कोचिंग क्लास में, जब आप जाते हो किसी डांस क्लास में, तो उनसे पूछते हो ना कि इसका प्राइस क्या है। प्राइस मतलब इस कोर्स का प्राइस क्या है, या मेरे को 1,000 रुपए महीना देना है, 1,000 रुपए साल देना है, कितना देना है? ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जब आप किसी के पास जाओ और आप कहो मेरे को ये चीज खरीदनी है, इसका रेंट क्या है, तो वो बोल देगा 10,000। क्या 10,000 महीना, 10,000 साल, क्या? तो उसको ही हम स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इट इज मीनिंगलेस टू से कि मेरी एवरेज सैलरी 10,000 है। एवरेज किस चीज का? मंथली एवरेज, ईयरली एवरेज, क्वार्टरली एवरेज, क्या? तो यही बात है, जब हम इनकम, आउटपुट या प्रॉफिट्स की बात करते हैं, इट मेक्स ओनली अ सेंस व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अ पीरियड ऑफ टाइम की जब बात कर रहे हैं तभी सेंस बनाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने महीनों में, कितने साल में, कितने टाइम पीरियड में वो अमाउंट जो आप बोल रहे हो वो आप कमाते हो या वो आपके प्रॉफिट्स हैं। कभी आपने सुना है किसी कंपनी को कहते हुए कि हमारा प्रॉफिट है $10 मिलियन? क्या ईयरली प्रॉफिट्स है या मंथली प्रॉफिट्स है या क्वार्टरली प्रॉफिट्स है या 10 ईयर का प्रॉफिट है? कितने साल का प्रॉफिट है?
तो 10 लाख कोई नहीं बताता, 10 मिलियन डॉलर मेरा प्रॉफिट है ये कोई नहीं बताता, वो ये जरूर बताते हैं कि कितने टाइम में उनका 10 मिलियन डॉलर प्रॉफिट है। दे आर कॉल्ड फ्लोज बिकॉज दे अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब याद रखना, अब हम फ्लोज की बात कर रहे हैं। फ्लोज का मतलब है फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया है, एग्जांपल है सेविंग्स या इनकम या एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन। मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कितना कमाया, वो मेरा फ्लो का पार्ट है। फ्लो से तुम ये भी समझ सकते हो, फ्लो मतलब एक फ्लो में चल रहा है, फ्लो मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्लो। परफेक्ट, आ गई बात समझ। अब नेक्स्ट हम आ गए स्टॉक पे। बहुत इजी टॉपिक है। फ्लो मतलब फ्लो में चल रहा है, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड। स्टॉक मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमने अकाउंट्स में भी ये बात पढ़ी है, बैलेंस शीट बनती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, लिखा होता है ना एज एट, एज ऑन, ये नहीं होता ड्यूरिंग द पीरियड नहीं होता, एज एट मतलब इट इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी बैलेंस शीट बन रही है, वो इसका एक बहुत रेलेवेंट एग्जांपल है, मतलब स्टॉक। ठीक है, अब इनका एक बहुत ही मस्त एग्जांपल देता हूं, आपको हमेशा जिंदगी भर याद रह जाएगा, बिकॉज ये आ भी सकता है हमारे एग्जाम में, 1 मार्क का 2 मार्क का ये आ सकता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आ सकता है ये, कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है। तो देखो यार, ये मोहतरमा अपनी एक पिक्चर क्लिक कर रही है, इसको हम बोलेंगे स्टॉक, क्योंकि ये एक पॉइंट पे एक पिक्चर क्लिक करी है, इन्होंने क्लिक किया, खत्म, परफेक्ट। ये भाई साहब छुप छुप के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब फ्लो में हो रही है, मतलब उसमें बहुत सारे टाइम सीरीज इन्वॉल्व है। याद रहेगा, स्टॉक, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, आप किसी को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हो, और यही आप किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब एक फ्लो में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसके रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब वो फ्लो है। कैमरा का एग्जांपल याद रहेगा, स्नैपशॉट लिया, स्टॉक कर रहे हैं, स्नैपशॉट स्टॉक, यही हम किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फ्लो है। तो आज ही इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। हमने की टर्म समझ लिए हैं, एक बार आप दोबारा देख लो इसको। हमने ये दोनों टॉपिक्स आराम से कवर कर लिए हैं, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स। बाकी 3 टॉपिक एक वीडियो और में खत्म हो जाएंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म। यार ये चैप्टर की वेटेज काफी है, इनफैक्ट आप देखो ध्यान से, हमने देखा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसका आप देखना ऑलमोस्ट 10 मार्क का आने वाला है आपका ये, उसमें से कुछ ना कुछ ये टॉपिक आपको अकर सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम्स, हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, इन सब की तैयारी करो, इन वीडियोस को देखो, रिवाइज करो, मजा आ जाएगा, सबका भला होगा, सबका विकास होगा। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस स्टडी को, इस टीचिंग स्टाइल को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, ताकि हम सब अच्छा पढ़ें यार। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और आर्ट्स साइंस से कहीं पीछे नहीं है, हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स, अच्छे अच्छी वीडियो एनिमेशन के साथ आगे पढ़ना है, और ध्यान से समझेंगे, रटना नहीं है, समझना है। हैव अ ग्रेट वन, सी यू, बाय बाय।